तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं कि जो है हम एक नई शुरुआत जो कर रहे हैं उसी के मतलब आगे हम जो है कदम रखते हुए हम यहाँ पर जो है फिजिक्स की आज बात करेंगे और फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए, इसका जो है आप सभी को जो है लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके और आपके साथियों, आपके जितने भी मतलब कह सकते हैं कि आपके मिलने वाले या जितने भी साथी हैं उनको भी लाभ मिल जाए। तो इसके लिए आप जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है उसको शेयर भी करते चलें ताकि जो है इसका लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे फिजिक्स की पहले चैप्टर की। तो देखिए, यहाँ पर हम जो है फिजिक्स के अंतर्गत हम सबसे पहला चैप्टर जो लिया है मैंने वो यहाँ पर है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक होंगे, उनको जो है हम लगभग 4 या 5 टॉपिक में मैंने इसको बांटा है और हम जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जो है एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका जो है सामान्य विज्ञान का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सामान्य विज्ञान का परिचय एक मान के चलिए कि विज्ञान क्या होता है इसके बारे में मतलब क्या इसका परिचय होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग यही है जो मैंने खाली छोड़ रखा है, यानी इसको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब यह है कि विज्ञान हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऐसी मद का मतलब अध्ययन कर रहे हैं जो क्रमबद्ध हो, चरणबद्ध तरीके से हो और तार्किक हो, तो हम कह सकते हैं वो विज्ञान है। तो ऐसे विज्ञान का मतलब ऐसे जो कह सकते हैं जो जानकारी है उसका हम जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वही हमारा एक तरीके से विज्ञान होता है ना। तो विज्ञान की विषय वस्तु में अगर हम देखेंगे तो देखिएगा, विज्ञान की विषय वस्तु। अब विज्ञान की विषय वस्तु का मतलब यह है कि इसका जो है हम इंपोर्टेंस कैसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम सब बात कर रहे हैं इसी में। तो विज्ञान के बहुत सारे मतलब एक दो स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो हम जो है इसकी विषय वस्तु हमने इसलिए छोड़ा है ताकि आप जो है वो समझ जाएं कि ये जो है इसका स्कोप बहुत ज्यादा है और आप जो है देख सकते हैं व्यवहारिक जीवन में मतलब मैं समझता हूँ कि हर पहलू में जो है आपका इसका विज्ञान का जो महत्व है वो आपको नजर आएगा, है ना। ये चीजें हैं। अच्छा, विज्ञान की और मुख्य विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी विज्ञान की विशेषता क्या है? विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका विज्ञान किसी मद का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी इसकी। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी चीज का जो ज्ञान अर्जित करना होता है वो बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, है ना। ये सब विज्ञान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है विशेषता है और क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। तो हम ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता मानी जाती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है विज्ञान के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पर अगली बात करेंगे कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक या गणितज्ञ या विद्वान कौन कौन मिल रहे हैं, है ना, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर यह है कणाद। देखिए कणाद क्या देखिए हम मिलकर है, कणाद ने ही सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत में अपनी परिकल्पना वैशेषिक सूत्र में प्रस्तुत किया था। यानी देखिए कणाद जो है प्राचीन काल के, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिकों में सबसे प्राचीनतम हम मान सकते हैं उनमें से एक है ये कणाद, है ना। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने परमाणु का जो मूल सिद्धांत है, जो हम अभी आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं, उसका जो मूल सिद्धांत जो है वो कणाद पहले ही दे चुके हैं। और उन्होंने जो है एक इनकी पुस्तक थी परिकल्पना जो है उन्होंने किसमें दी है, वैशेषिक सूत्र में दी है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत जो है अपनी जो पुस्तक वैशेषिक सूत्र में इसको प्रस्तुत किया था। तो ये हुई बात। अच्छा, अगली चीज देख लेते हैं हम। नंबर अगला आता है हमारा आर्यभट्ट जी का। अच्छा देखिए, आर्यभट्ट जी क्या रहे, आर्यभट्ट जी जो कि गुप्तकालीन एक विद्वान रहे हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में, जो आर्यभट्टम इनकी पुस्तक है उसमें सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी धुरी पर घूमती है जिसके परिणाम से दिन रात होते हैं।
तो देखिए आर्यभट्ट क्या कह रहे हैं कि आर्यभट्ट सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान ये बताता है कि हमें दिन और रात होना किस तरह से होता है, तो इसका जो मूल सिद्धांत दिया गया था सबसे पहले हम कह सकते हैं हमारे भारतीय विद्वानों में आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया। और ये बताते हैं कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण जो है दिन और रात होते हैं। और क्या दिया इन्होंने, देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी, यानी जिसे हम आजकल सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण की परिकल्पनाएं हम देखते हैं वो जो है मूलतः किसने दी थी, ये आर्यभट्ट जी ने ही दी थी, है ना। तो इसके बाद और देखते हैं, देखिए पाई का सन्निकट मान 3.14 बताया, यानी पाई का जो हम कह सकते हैं मान है वो आर्यभट्ट जी ने ही दिया था। तो हमें ये इनके बारे में पता चलता है आर्यभट्ट जी के, और इन्होंने जो है पुस्तक जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्यभट्टयम, है ना। इन्हीं जो साइंटिस्ट हैं, ये वैज्ञानिक जो हैं, हम देखते हैं कि आगे चलकर जो है जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में और बहुत ही मतलब इनके नाम पर जो है बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आगे देखेंगे उनको, है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं, यहाँ ये है बराहमिहिर। देखिए बराहमिहिर भी जो है वो गुप्तकालीन ही विद्वान रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने ही मूल गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, है ना, और इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी किया। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम आजकल कहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे हम कहते हैं ना न्यूटन ने दिया, यदि न्यूटन ने जो है क्या किया, उसको जो है कहते हैं परिष्कृत किया, यानी उसको ऑगमेंटेड किया है, और ये मतलब एक रिफाइंड जो है कह सकते हैं वो रिफाइंड रूप में निकल के आया है। लेकिन मूलतः जो है गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो हमारे बराहमिहिर जो गुप्तकालीन हमारे विद्वान रहे उन्होंने दिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया, है ना। तो ये दो चीजें यहाँ पर इनके मतलब संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अच्छा आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम भास्कराचार्य जी की। भास्कराचार्य जी देखेंगे, भास्कराचार्य जी है, इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, है ना। इन्होंने जो है क्या किया, शून्य का आविष्कार किया। इनको शून्य का आविष्कारक माना जाता है भास्कराचार्य को, है ना। और देखते हैं, अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा ब्रह्मगुप्त। देखिए ब्रह्मगुप्त क्या है, ब्रह्मगुप्त भी हमारे गुप्तकालीन ही है, और ब्रह्मगुप्त ने जो है दशमलव और शून्य को औपचारिक रूप से प्रयोग कर सफल बनाया, है ना। किस रूप से, ब्रह्मगुप्त ने दशमलव और शून्य को औपचारिक रूप से प्रयोग कर क्या बनाया, इसको सफल बनाया। जैसे हम देख चुके कि जो है दशमलव का जो है आविष्कार कैसे हुआ, मतलब हम पहले देख चुके हैं इसका, है ना। और अब इसको क्या किया इन्होंने, औपचारिक रूप से जो है इसको मतलब प्रयोग किया और इसको जो है सफल बनाया। ये इनकी एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका रही है। और साथ ही साथ क्या किया, देखिए इन्होंने ही जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने के जो नियम जो हम आजकल देखते हैं, तो वो जो है नियम इन्होंने ही, हमारे जो ब्रह्मगुप्त जी हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, है ना, बनाए। अच्छा, इन्होंने ही बताया कि शून्य से किसी संख्या को भाग करने पर भागफल अनंत, जबकि गुणा करने पर गुणनफल जो है वो शून्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं गणित के क्षेत्र में, तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान रहे ब्रह्मगुप्त जी, तो इनके बारे में ये जानकारी थी। अच्छा आइए अगली देखते हैं। अब आते हैं हम नागार्जुन जी पे, ये आते हैं हम नागार्जुन, है ना। देखिए नागार्जुन जी जो है, अगर हम बात करें ये कौन से काल के हैं, ये जो है जैसे हमारा कुषाण वंश आता है, तो कुषाण वंश में आपने नाम सुना होगा कनिष्क, बहुत ही फेमस नाम है। तो देखिएगा ये नागार्जुन जो है ये कुषाण वंश के एक मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और इनके बारे में देख लेते हैं। नागार्जुन जो है रसायन, चिकित्सा, धात्विक निष्कर्षण के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिसके कारण इनको जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यानी देखिए आइंस्टीन जो है, वैसे तो हम देखेंगे मतलब अभी मतलब आधुनिक समय के हैं, लेकिन इनको साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है किस किस के क्षेत्र में देखिएगा, रसायन, चिकित्सा, धात्विक निष्कर्षण के प्रसिद्ध विद्वान रहे, जिसके कारण जो है नागार्जुन जी को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, कि भारत का आइंस्टीन जो है हमारे नागार्जुन जी को कहा जाता है। अच्छा इनकी देखिएगा ये तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। अच्छा आइए, तो देखिए एक है इनकी रस रत्नाकार, एक पुस्तक ये है। देखिए पुस्तकों को मैंने किस तरह से बना के दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। एक है आपके आरोग्य मंजरी, और तीसरी आपकी माध्यिका सूत्र। अगर हम बात करते हैं रस रत्नाकार, देखिए रस रत्नाकार का मतलब यह है कि जाहिर से पता चल रहा है
कि एक रसायन विज्ञान से इसमें कुछ ना कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे इसमें पारा और अन्य यौगिक वर्णित हैं, यानी पारा और अन्य यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया विधि है वो इसमें वर्णित है। किसमें? रस रत्नाकर में। अगर हम बात करते हैं, एक आती है हमारी आरोग्य मंजरी। तो आरोग्य मंजरी में जैसे मान के चलिए आप क्या बदलता है, आरोग्य मतलब रोग से संबंधित हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ आज इसमें जो है आयुर्वेद विचार वर्णित है, यानी आयुर्वेद की जो बातें दी गई हैं वो आरोग्य मंजरी में दी गई हैं। ये किनकी है? ये नागार्जुन जी की है ना। अब आता है माध्य का सूत्र पे। तो माध्य का सूत्र में क्या देखिए, इसमें मूल सापेक्षता सिद्धांत वर्णित है ना। तो इसमें क्या है, इसमें मूल सापेक्षता का सिद्धांत वर्णित है इसमें। तो अगर हम बात करते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है अगर हम देखते हैं तो आइंस्टीन का जो माना जाता है। तो अगर हम मूल सापेक्षता के सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारा जो माध्य का सूत्र में नागार्जुन जी पहले ही दे चुके हैं इसके मतलब सिद्धांत को। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए अब आते हैं हमारे सवई राजा जयसिंह, है ना, इनकी बात करते हैं हम। तो देखिए सवई राजा जयसिंह जो है वो हम देखते हैं ये मतलब हमारे राजस्थान के क्षेत्र के बहुत बड़े और विद्वान रहे। इन्होंने क्या किया, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही, इन्होंने ही जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई। जंतर मंतर वेधशालाएं बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे दिल्ली में है, जैसे आपको जयपुर में भी मिल जाएगी, जैसे मथुरा में मिल जाएगी, है ना। तो ये जो जंतर मंतर नामक वेधशालाएं बनवाई तो किन्होंने बनवाई? राजा सवई जयसिंह ने। तो ये इन्होंने बनवाई थी। इन्होंने सूर्य घड़ी जयपुर में निर्माण कराया। यानी सूर्य घड़ी का मतलब ये है सूर्य घड़ी का। आपने देखा भी होगा कि जो सूर्य घड़ी है, सूर्य को इस मतलब उसको जो बिल्डिंग जो वहां पर बनाया गया है उसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, धूप आती है, उससे ये पता लगा सकते थे, अभी भी लगाते हैं कि क्योंकि पहले जमाने में जो है घड़ियां थी नहीं, तो हम उसी के आधार पर जो है समय का पता लगाते थे कि आखिर ये समय किस रूप में आएगा और किस टाइम क्या क्या घटित होने वाला है। मतलब उस स्ट्रक्चर को ऐसा था कि इस तरह बनाया गया कि कौन से अगर ये किरण यहाँ पहुंचती है तो ये टाइम माना जाएगा। इस तरह से जो है उसको सूर्य घड़ी को बनाया गया था, है ना। तो ये है। अच्छा, एक बहुत ही फेमस नाम है जगदीश चंद्र बसु, है ना। इनको क्या है, भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। अब जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैसे तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, लेकिन हम जो है इनको जगदीश चंद्र बसु को जो है हम कहते हैं कि आधुनिक भारत का जो वैज्ञानिक माना जाता है वो हम किसको मानते हैं? जगदीश चंद्र बसु जी को मानते हैं। और इनको जो है पादप विज्ञान, जो पादप विज्ञान होता है उसके विकास में मापक यंत्र यानी क्रस्कोग्राफ का आविष्कार किया। यानी जो पादप विज्ञान, जो पादपों का विकास किस तरह से हो रहा है उसका एक यंत्र बनाया जिसको कहा गया क्रस्कोग्राफ, और उसका जो आविष्कार इन्होंने किया था जगदीश चंद्र बसु, है ना। अगली बात करते हैं, देखिए हम एक नाम आता है फेमस बीरबल साहनी। अच्छा, बीरबल साहनी क्यों प्रसिद्ध है देख लीजिए। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? भारतीय वनस्पति विज्ञान का इनको जनक माना जाता है। किनको? ये है बीरबल साहनी जी। तो ये बीरबल साहनी जी हैं और ये हमारे जो है देखिएगा अभी मैंने नाम बताया था बीरबल साहनी जी, इसके बाद जगदीश चंद्र बसु जी। ये आधुनिक समय के हमारे क्या है? वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं। अच्छा, अगले हम बात करते हैं, अगले हम बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को, जिनको हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। आइए समझते हैं इसको, है ना, क्या क्या है। अच्छा, इनके बारे में समझते हैं। सीवी रमन भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई। यानी भारत को ख्याति दिलाने का मतलब यहां है कि इनको एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई जिसके आधार पर जो है इनको भारत मतलब कह सकते हैं इनको जो है नोबेल का पुरस्कार मिला। और नोबेल को पुरस्कार मिलने के साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो विज्ञान का क्षेत्र था, अब हमारा विज्ञान का क्षेत्र इंटरनेशनल लेवल पर जो है ख्याति मिल चुकी थी। क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि उनको प्रसिद्ध खोज प्रकाश प्रकीर्णन, जिसे हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, है ना, के लिए 1930 में उनको भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया था, इसलिए, है ना। अच्छा, इसी रमन प्रभाव की खोज में ही 20 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी रमन प्रभाव की वजह से एक हमें जो है हमारे देश में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है कभी हमारे क्वेश्चन जो देखते हैं हमारे एग्जाम में मतलब हमेशा मिलते रहते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो आइए आप देखते हैं अगला वाला।
अच्छा, अगले साइंटिस्ट हैं प्रफुल्ल चंद्र राय जी। देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय जी कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय को जो है भारतीय रसायन का जनक माना जाता है ना। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय रसायन का जनक किसको कहा जाएगा, तो वो है हमारे प्रफुल्ल चंद्र राय जी, है ना। वैसे हमने देखा अभी नागार्जुन जी को, नागार्जुन क्योंकि प्राचीन समय से ही रसायन, आयुर्वेद और जो है हमारे कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑलरेडी विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे, है ना, तो वो भी हमने देखा। अच्छा, अभी आते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी। अब ये जो है गणित का बहुत बड़े मतलब विज्ञान गणितज्ञ रहे हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। श्री रामानिवास जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहा जाता है तथा इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो इनको जो है अगर हम बात करते हैं, इनके जो जन्मदिन है उनको क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगली हम बात करेंगे ये आगे हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इनको भारत में शोध प्रयोगशालाएं यानी जितनी हमारी लैब टाइप की बनी हुई होती हैं, जो हमारे रसायन क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, तो लेबोरेटरी की जो हम कह सकते हैं आधुनिक शुरुआत जो है और इतने बड़े स्कोप में बनाया गया उनको, और उनका जो महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं जो योगदान रहा सबसे ज्यादा, वो रहा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, है ना। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और देखेंगे हम जो है इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश में जो है शांति स्वरूप भटनागर जो है पुरस्कार भी दिया जाता है ना। ये आप देखेंगे उसमें जब हम मिसलेनियस पार्ट पढ़ेंगे तो। अच्छा, एक नाम आता है साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं ये भी अपने क्षेत्र में। क्या है नाम उनका? होमी जहांगीर भाभा, है ना। इनके बारे में देखेंगे। अच्छा, इनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, है ना, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मूलतः वार्क की स्थापना में इनके निर्देशन में हुई थी, है ना। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, है ना। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जो है, अगर उनको जनक के रूप में मतलब अगर हम समझेंगे तो किनका योगदान रहा? होमी जहांगीर भाभा जी को। इसीलिए जो है इनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है ना। अच्छा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जो हमारे आधुनिक भारत के जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं सब लोग। अभी मैंने जो नाम लिए इन्होंने, इनका क्या है देखिएगा, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है ना। अभी देखिए अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है, जहां से हम जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं या कुछ ऐसे मतलब हम रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, तो ये बहुत सारे आपको नाम भी मिलेंगे इनके नाम पर। साराभाई, है ना, साराभाई के नाम से मिल जाएंगे आपको आंध्र प्रदेश में, है ना। चलिए क्या है, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही इसरो की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था। अब इसरो को देखेगा, इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए? अंतरिक्ष क्षेत्र में, है ना। तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में, है ना। तो ये देखेगा। अच्छा, अब आते हैं हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस देखिएगा, इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर क्वांटम फिजिक्स, है ना, पर नए शोध कार्य किए, जिसके लिए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की जो है इनको कहा गया, यानी जो बीसीसी बोलते हैं उसको, तो इसलिए उनको ये कहा गया था, है ना। अच्छा, ये चीज हुई। अब हम आगे बात करेंगे, सर ये आधुनिक टाइम गई हैं। अब हम बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की। ये है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी एस चंद्रशेखर जी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये भी, इनके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये खगोलिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है ब्लैक होल को भौतिक अस्तित्व को सिद्ध किया, है ना। जो हम बात करेंगे कि हमारे जो खगोलिकी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, जिनको कहते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। और क्या किया देखिए उन्होंने, ब्लैक होल में जो है मैंने इसके अस्तित्व को पहचाना और इसकी ख्याति भी मतलब ख्याति प्रदान की इसको। और जो क्या किया देखिए, इसके अतिरिक्त इन्होंने तारों के विस्तार के बारे में भी खगोलीय कार्य किए, जिसे जो है चंद्रशेखर सीमा कहा गया। अब ये जो तारे हमारे मतलब जो अंतरिक्ष है उसमें जो तारे हैं उनके विस्तार के बारे में बताया, और ये बताया कि ये विस्तारित हो रहे हैं, और उस ये एक सीमा है जिसको हम नाम दिया गया चंद्रशेखर सीमा, है ना, चंद्रशेखर सीमा। तो अब अगर हम विस्तार की बात करते हैं, विस्तार का मतलब हो गया लंबाई में, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या है?
एक लंबाई को बताती है ना। अच्छा, जिसके लिए उनको जो है 1983 में भौतिकी का नोबेल दिया गया है ना। 1983 में क्या दिया गया इनको? भौतिकी का नोबेल। अच्छा, हमने पहले भी देखा था एक 1930 में मिला था, है ना। तो इस तरह से 1983 में ये मिला इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, है ना। और पहले किसको मिला था? सीवी रमन जी को, तो वो 1930 में मिला था। अच्छा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है वेंकट रमन रामाकृष्णन जी का, है ना। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वेंकट रमन राधाकृष्णन मोलिक्यूलर बोर्ड यानी बायोलॉजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, है ना। यानी अणु जो हमारी अणु विज्ञान है उसके जो मतलब कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो काम किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। और इन्होंने कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माणक राइबोसोम पर विशेष शोध कर 2009 में रसायन का नोबेल जो पुरस्कार है उसको भी प्राप्त किया। तो हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में हम ऐसे ही मतलब नॉर्मल मतलब हमारा देश नॉर्मल नहीं है। हमने जो है देखिए भौतिकी में भी 1930 में, है ना। और अभी हमने देखा पीछे भी, है ना। इसके बाद हमने ये भी देख लिए। तो इस तरह से हमारे जो है नोबेल पुरस्कार हमारे विज्ञान के क्षेत्र में काफी मिल चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो है साइंटिस्ट जो है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है जैसे इनको देख लीजिए, हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो ना पढ़ाई यहाँ करके जो है और विदेशों में बस जाते हैं। तो हमारे मोदी जी चाह रहे हैं कि जो है अगर हम बात करते हैं कि अपने देश में वहां ऐसा मतलब माहौल बनाए कि वो वहां पर जाने की उनको मतलब जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगला नाम हम करेंगे, देखिए टेसी थॉमस। इनको क्या कहा जाता है? देखिए इनको भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी क्या कह सकते हैं इनको, जैसे हमारे जो अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो किसको कहा जाता है? टेसी थॉमस जी को कहा जाता है ना। क्योंकि इन्होंने साथ मिलकर जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, है ना, मिसाइल के क्षेत्र में। अच्छा, अब आते हैं हम सलीम अली जी पे। सलीम अली जो है पक्षी विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और इन्होंने देखिए क्या क्या, इनको भारत का वर्ड्समैन ऑफ इंडिया, वर्ड्समैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी के जो उनके विकास, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये उनके बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। तो इसलिए उनको जो कहा जाता है भारत का वर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो ये है। अब आते हैं हमारे पास में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनका ये पूरा नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं इनके जीवन पर इनके पिता जैनुल आबिदीन, यानी जो हमारे यहाँ पर लिखा है ना ये जैनुल आबिदीन, तो इनके पिता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कलाम साहब ने डीआरडीओ और इसरो में, देखिए दोनों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए तथा अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। इसी